हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर बुक लेकर आई हूँ, जिसके राइटर खान सर हैं। इसका मैं 2 टॉपिक ऑलरेडी अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र 2021 के तथा करंट अफेयर मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो वहाँ पर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि यह जो सार संग्रह है वन लाइनर का, ये आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चाहे आप 67th BPSC, बिहार SI, सचिवालय सहायक, CDPO किसी भी टाइप का आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है वन लाइनर के तौर पर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आज एंशियंट हिस्ट्री को छोड़कर फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, कहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बार हर टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर कब स्थापित की थी, किसने स्थापित की थी। तो इसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ब्रीफली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका। तो चलिए पॉइंट 1 देख लेते हैं, पुर्तगाली से रिलेटेड हैं। जो पहला पॉइंट है कि प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री जो था, जिसका नाम था वास्को डिगामा, वो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। इस यात्रा में प्रथम दर्शक कौन था? तो उस पहला दर्शक का नाम था अब्दुल मनीक। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन के 2 प्रमुख मोटो थे, 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि अरबों और वेनिशों के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना, और दूसरा मोटो था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। पुर्तगालियों द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य यानी कंपनी को क्या नाम दिया गया था? तो कंपनी का नाम दिया गया था एस्तादो द इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसराय था, बट एक्चुअल अगर संस्थापक की बात करें पुर्तगाली साम्राज्य का, तो उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभ में पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन थी, ठीक है ना, जो केरल का क्षेत्र है कोचिन, वह थी। बाद में वायसराय नीनू डी कुन्हा ने राजधानी में परिवर्तन किया। वायसराय जो नीनू डी कुन्हा था, इसने राजधानी कोचिन से कहाँ लेकर गया? तो गोवा। नेक्स्ट है कि भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को कार्ड या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? तो इसे कार्ड आर्मेडा पद्धति कहते थे। नेक्स्ट है कि कार्ड प्राप्त अरबी व भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की परमिशन नहीं थी? तो 2 सामग्री थी, पहली काली मिर्च और दूसरी गोला बारूद। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगालियों द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था, यानी समुद्री यात्रा के दौरान जो छोटे छोटे नाव जहाज वगैरह होते थे ना, तो उनकी देख रेख किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों से चुंगी यानी टैक्स भी जहाज़ों को देनी पड़ती थी। और यह जो व्यवस्था था, यह परंपरा था, इसे क्या कहा गया? तो इसे काफिला प्रणाली नाम दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? तो ये अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट, गोवा, दमन और द्वीप पर पुर्तगाली कब तक शासन करते रहे? तो ये हमारा आज़ादी के बाद यानी 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और द्वीप भारत को दिया। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की अगर बात करेंगे, तो ये सब का जो देन है ना, वो पुर्तगालियों का ही देन है भारत में।
नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के साथ भारत में किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ, तो उस स्थापत्य कला का नाम है गोथिक स्थापत्य कला। आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में गोथिक स्थापत्य कला थी क्या। पुर्तगाली के बाद डच लोग भारत में एंट्री करते हैं। अब चलिए डच के बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। तो 1602 ईस्वी में डच पार्लियामेंट द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब, तो 1602 ईस्वी में। भारत व पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इस कंपनी ने प्राप्त किए थे, तो इन देशों से व्यापार, आक्रमण और विजय करने के संबंधित अधिकार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की एक जगह थी मसूलीपट्टनम, वहाँ पर की गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डच ने जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो कहाँ और कब स्थापित की थी, तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम ने 1605 में। नेक्स्ट है कि डचों द्वारा भारत से मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था, तो नील, अफीम, चावल, सोरा और सूती वस्त्रों का। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया, तो जब बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ, तो बेदरा के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने क्या किया कि मतलब कि डचों को भारतीय व्यापार से हटा दिया, अलग कर दिया। नेक्स्ट है कि डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से किस भगवान के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के प्राप्त किए थे, तो विष्णु भगवान के चित्र के सोने के पैगोडा सिक्के प्राप्त किए थे, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर यानी विष्णु का चित्रण किया गया था। अब देखिए यहाँ पर से पहला पॉइंट है कि वास्को डी गामा की अगर बात करें तो ये भी जस्ट हो चुका है कि वह 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली था जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वो 1498 ईस्वी में 90 दिन की समुद्री यात्रा के दौरान आता तो है, बट वो कुछ टाइम बाद वापस अपने देश पुर्तगाल वापस चला जाता है। फिर वह दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आता है। नेक्स्ट है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था जो 1500 में आया। पहला पुर्तगाली तो आप लोग जान गए हैं कि कौन था। द्वितीय पुर्तगाली जो 1500 में आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा की बात करें तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर। जॉन मिल्डन हॉल की अगर बात करते हैं तो ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, जॉन मिल्डन हॉल। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी दूत था जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उससे भेंट करने के लिए उसके दरबार में गया था कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट, जेराल्ड ओंगियार जो था ना वो बम्बई का संस्थापक था। मुंबई जो शहर है उसका संस्थापना किसने की थी, तो जेराल्ड ओंगियार ने। जॉब चारनोक ने कलकत्ता का संस्थापक, जॉब चारनोक को माना जाता है जिसने कलकत्ता की स्थापना 1690 में की। चार्ल्स आयर की अगर बात करते हैं तो फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था चार्ल्स आयर। विलियम नारी 1638 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था, विलियम नारीस। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैंकोइस मार्टिन, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो इट्स करेक्ट आंसर इज फ्रैंकोइस मार्टिन। नेक्स्ट, फ्रांसिस डे की अगर बात करें तो मद्रास का संस्थापक था, मद्रास शहर का फ्रांसिस डे। शोभा सिंह, वर्धमान का जमींदार जिसने 1690 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, किसने, शोभा सिंह ने। जॉन सरमन की अगर बात करें तो मुगल सम्राट फर्रुखियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था जॉन सरमन। फादर मोन्सरेट, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे फादर मोन्सरेट, जो कहाँ पहुंचे थे, अकबर से मिलने उसके दरबार में। कैरोन फ्रैंक की अगर बात करते हैं तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना करने वाला ये कैरोन फ्रैंक ही था। देखिए पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में। किसने की थी, तो कैरोन फ्रैंक ने। कार्नेलिस दी हाउटमैन की अगर बात करें तो भारत आने वाला पहला डच नागरिक जो 1596 ईस्वी में भारत आया था, और ये पहला डच नागरिक का नाम था कार्नेलिस दी हाउटमैन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अंग्रेजों से रिलेटेड कि
1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई? तो उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स द्वारा। देखिए फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम परिवर्तित किया गया था। पहले यानी प्राचीन नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? तो दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की परमिशन तथा 400 की मनसब व जागीर प्रदान की थी? तो जहांगीर ने। किसने? तो कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट, 6 फरवरी 1613 ईस्वी में शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने एवं मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा प्रदान की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, डेट याद कर लीजिएगा और ईयर। 10 जनवरी 1600 ईस्वी को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो, जो जहांगीर से मिलने उसके अजमेर दरबार में गया था। कब? तो 10 जनवरी 1616 में। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कारखाना था ना, वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा पोटापुली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया? तो उस किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है कि राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया। उस राजकुमार को यह बम्बई कैसे प्राप्त हुई थी? तो देखिए, जब राजकुमार ने एक पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन दी ब्रेंजा, जब उससे उसने विवाह किया तो उसी विवाह के फलस्वरूप दहेज के रूप में राजकुमार चार्ल्स को बम्बई दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया? तो शाह सूजा के द्वारा। नेक्स्ट, बंगाल का पहला अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो विलियम हैजेज। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब और कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य जो पहली भिड़ंत हुई थी, युद्ध हुई थी, तो वह हुगली में हुई थी 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट, कंपनी को कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतनौती ये तीनों गांव की जिम्मेदारी किससे प्राप्त हुई थी? तो इब्राहिम खां से। नेक्स्ट है कि कोलिकता, गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर जॉब चार्लॉक ने क्या किया कि आधुनिक जो कलकत्ता है उसकी नींव रखी, कलकत्ता का निर्माण किया। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? तो उसका नाम था सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट, 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। कालांतर में नई व पुरानी कंपनियों को विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यहाँ पर से हम लोग डेनिस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास होता है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने तकरीबन 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। वह किस देश की कंपनी थी? तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डेनमार्क की कंपनी थी, जिसने कंटिन्यू 225 वर्षों तक भारत में वर्चस्व स्थापित किया। नेक्स्ट है कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो तमिलनाडु का एक क्षेत्र था त्रंकोबार, तो त्रंकोबार में स्थापित की थी। कब? तो 1620 में।
नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित डेनिश बस्तियां त्रंकोबार के अलावा शोरामपुर जो पश्चिम बंगाल की बस्ती थी और निकोबार द्वीप में भी थी। शोरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती कब स्थापित की? तो 1755 में। 1620 ईस्वी में तो तमिलनाडु के त्रंकोबार में, और 1755 में कहाँ स्थापित की? तो शोरामपुर में, जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ पर एक प्रेस की स्थापना की गई, जिसने 1801 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक 40 विभिन्न लैंग्वेज में किताबें छापी थी। तो वह पार्टिकुलर प्लेस था शोरामपुर, पश्चिम बंगाल का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्रैंक कैरो की अगर बात करें तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित करने वाला यह व्यक्ति था, जिसका नाम था फ्रैंक कोरो। नेक्स्ट अब जानेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था, उसी फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया भारत में। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत न फ्रेंड वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में, जनरली हिंद महासागर में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहता था। उसका मेन मोटो हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने आंतरिक भागों पर नियंत्रण करने के बजाय केवल तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाई थी। देखिए मैं अभी जस्ट बताई थी कुछ टाइम पहले कि गोथिक स्थापत्य कला क्या था, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि गोथिक स्थापत्य कला क्या है। तो भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? तो पुर्तगालियों के साथ। इस कला से अभिप्राय तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली से है, जिससे इमारत के विशाल होने का आभास होता है। यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जो संभवतः जर्मन गोथ जाति के प्रभाव से आविर्भूत हुई थी। इस कला का बोलबाला प्रायः 12वीं से 15वीं सदी तक बना रहा और अंत में पुनर्जागरण काल में इसका स्थान क्लासिकल शैली ने ले लिया। तो देखिए गोथक शैली का स्थान क्लासिकल शैली ने कब लिया? तो पुनर्जागरण जब हुआ उसके बाद। गोथिक स्थापत्य कला को विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गोथिक स्थापत्य कला का दूसरा नाम क्या है? तो विक्टोरियन शैली। इंडो गोथिक शैली हिंदुस्तानी, फारसी और गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है। नेक्स्ट अगर वेदरा के युद्ध के बारे में बात करेंगे तो वेदरा का युद्ध नवंबर 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था। इसमें डचों की हार हो गई थी और भारत में उनका पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध से डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गईं और बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं बचा। वांडीवास का युद्ध की अगर बात करें तो यह युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, उन्हें पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। इस विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में थे 1749 ईस्वी में वापस कर दिए और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इनके पास बने रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। इसके आगे का जो टॉपिक 2 पेज और है शेष बच गया है तो उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।